Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.123 from Irido-Whitley series. इस क्वेश्चन में यार क्वेश्चन में ना सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और इसमें हमें सिनेरियो समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब मैं तुम्हें समझाने में मुझे समय लगेगा इस चीज़ को कि प्रोसेस किस तरीके से हो रही है। बाकी कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी है, कैलकुलेशन बिल्कुल एंड में आएगी और वो थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना। लेकिन सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो बार हैं M1 और M2 के, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस तरीके से स्प्रिंग से कनेक्टेड है, नॉन डिफॉर्म्ड, यानी कि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, उस तरीके से कनेक्टेड हैं। और जो सरफेस है वो रफ है और दोनों के साथ में इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो के दे रखा है। दोनों M2 के साथ भी और M1 के साथ भी सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें के दे रखा है। ठीक है। अब बोला कि व्हाट मिनिमम कांस्टेंट फोर्स F, M1 ब्लॉक पर एक कांस्टेंट फोर्स F लगा करके इसको खींचा जाता है। ठीक है। अब कितना भी मैं अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है इसको खींच ले जाएगा, साथ में इसको भी खींच ले जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा है कि मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की जो मैं M1 पर लगा कर खींचूंगा या इसको अंदर कंप्रेस करूंगा, जो भी किधर भी लगाऊंगा उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं पुल करूं चाहे अंदर की तरफ पुश करूं, वो कांस्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए कि M2 स्लाइड कर जाए। समझ में आ गई बात? M2 जस्ट स्लाइड कर जाए, इतना करवाने के लिए हमें F की मिनिमम वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहली बात तो अगर ये रफ सरफेस पर चलेंगे तो किसी भी ब्लॉक को रफ सरफेस पर अगर मूव करवाने के लिए उसके अगेंस्ट, उसको पुल करने के लिए जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगेगा उसको रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो भाई अगर M1 को मूव करवाना है तो कम से कम, अगर स्प्रिंग फोर्स वगैरह हम ना भी माने, सिर्फ M1 का अगर हम देखें कि भाई M1 को मूव करवाना है तो M1 के लिए मिनिमम जो फोर्स हमें उस पर लगाना पड़ेगा वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के M1G के बराबर लगाना होगा। नॉर्मल इस पर M1G के बराबर होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के M1G लगेगा। M2 ब्लॉक पर अगर मैं देखूंगा तो इसका मास M2 है, नॉर्मल M2G लगेगा और इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन के M2G लगेगा। ये इनके लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इनको इंडिविजुअल लेकर एक एक फोर्स से खींचा जाएगा तो कम से कम इतने इतने फोर्स इनको, नेट फोर्स इन पर बाहर से लगाने पड़ेंगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तब जा करके ये मूव करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं F फोर्स M1 पर लगाकर पुल करना स्टार्ट करता हूँ तो M1 आगे चलना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ पर इस पर फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा, तो F को बढ़ाते बढ़ाते कम से कम हमें इतने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगाना पड़ेगा कि वो M1 के लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाए और M1 चलना स्टार्ट कर जाए। ठीक है। तो सबसे पहले F को इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम फोर्स कि भाई M1 तो चलना स्टार्ट करे पहले, M2 तो बाद में चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है। M1 चलना स्टार्ट करेगा, लिमिटिंग फोर्स के M1G को क्रॉस कर गया। अब जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तो तुरंत M2 पे थोड़ी फोर्स आएगा। जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा स्प्रिंग एक्सटेंड होना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना M1 चल ही नहीं सकता, ये चल सकता है। क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स तब आता है, स्प्रिंग में फोर्स तब आता है जब वो एक्सटेंडेड या कंप्रेस्ड हो। इनिशियली अभी स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं तो इस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स लग सकता है। तो जैसे ये चलेगा फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन अगर ओवरकम कर गया F की वजह से तो वो आगे चलना स्टार्ट करेगा। अब इसमें एक्सटेंशन आना स्टार्ट होगा तो स्प्रिंग में फोर्स जो है बढ़ना स्टार्ट होगा। स्प्रिंग में फोर्स बढ़ना स्टार्ट होगा, ब्लॉक यहाँ से यहाँ चला गया, एक्सटेंशन आया, स्प्रिंग में फोर्स आया तो उसको पीछे खींचेगी। तो अगर इसको पीछे खींचेगी तो भाई फोर्स भी हमें बढ़ाना पड़ेगा उसको आगे ले जाने के लिए। साथ ही साथ जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा तो अब स्प्रिंग की वजह से M2 पर फोर्स लगना स्टार्ट होगा। और अब धीरे धीरे जब एक्सटेंशन बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो M2 पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा पीछे की तरफ इसको रोकने के लिए। अब ये फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, ये फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते के M2G के बराबर हो सकता है। तो M2 जो ब्लॉक है वो तब चलेगा जब स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा जो कि इसके पीछे की तरफ लगेगा। तो सिनेरियो ये है कि अगर हम F की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि भाई उसको स्लाइड करवा दे, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे भाई M2 स्लाइड किस वजह से करेगा। M2 स्लाइड करेगा स्प्रिंग की वजह से। ठीक है। ठीक है, स्प्रिंग की वजह से करेगा तो हमें जब यही सिनेरियो मैंने लिख करके समझा रखा है यहाँ पर कि जब मैं उसको पुल करना स्टार्ट करूँगा तो पहले इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम होगा, फिर स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी तो वो M2 को फोर्स लगाएगी और फिर M2 चलना स्टार्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो मान लो किसी इंस्टेंट पर ये x डिस्टेंस एक्सटेंडेड था, तो स्प्रिंग फोर्स की बात करूँ तो अगर एक्सटेंड हो गई स्प्रिंग तो अंदर की तरफ पुल करेगी दोनों एंड्स को। अगर मैं इधर की तरफ फोर्स F लगाता तो स्प्रिंग कंप्रेस होती तो फिर ये दोनों को बाहर की तरफ धक्का देती, तो फिर M2 इधर चलता है। अभी अगर इसको खींचा है तो स्प्रिंग इसको पुल करेगी तो अब वो M2 इधर चलना स्टार्ट करेगा जब भी ये स्लाइड करेगा तब। ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्योंकि एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ पुल करेगी और फ्रिक्शन भी इस पर पीछे की तरफ है, तो F हमें उसके बराबर लगा या उससे ज़्यादा लगा कर रखना पड़ेगा ताकि स्प्रिंग जो M1 है वो आगे की तरफ चल पाए, सॉरी ब्लॉक M1। अब
स्प्रिंग फोर्स की वजह से पीछे की तरफ इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे स्प्रिंग में हल्की सी भी टेंशन आएगी चलना स्टार्ट कर देगा, फ्रिक्शन रोक लेगा। तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना इसको रोकने के लिए जरूरत है। तो फ्रिक्शन को कितना लगने की जरूरत है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर, तो उतना ही पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, रोक लेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जब स्प्रिंग फोर्स इतना हो जाएगा कि ये जस्ट अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच चुका है, अब उसके बाद उससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो नहीं पाएगा। तो फ्रिक्शन अगर स्प्रिंग फोर्स उससे हल्का सा भी ज़्यादा हो गया तो फिर वो मूव कर जाएगा। यानी कि ये जब स्लाइड करेगा उस समय, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा उस समय स्प्रिंग फोर्स इसके लिमिटिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो जब एक्स बढ़ेगा स्प्रिंग में फोर्स बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ने की वजह से उस पर लगने वाला फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचने के बाद। तो जिस टाइम पर स्प्रिंग फोर्स F2 लिमिटिंग या उसके उसके बराबर या उससे जस्ट बड़ा हो जाएगा, उस समय पर M2 कैंसलाइड। ठीक है। तो मिनिमम फोर्स देखो, F की मिनिमम वैल्यू क्यों पूछी गई है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है बहुत तेज खींचेगा, तो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, तब तो उसको खींच लेगा। मिनिमम की कंडीशन क्या होगी, मिनिमम की कंडीशन तब होगी जब मैं इसको धीरे धीरे स्प्रिंग को, जब F फोर्स लगाकर खींचूंगा तो M1 आगे चलना स्टार्ट करेगा। इनिशियली सिर्फ मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये आगे चलना स्टार्ट हो गया। स्प्रिंग का फोर्स उस समय जीरो था इनिशियली जब ये चलना स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे होगा क्या कि अगर मैंने फोर्स एफ ज़्यादा लगा कर खींचा, इसको आगे की तरफ खींचा, तो इसकी स्पीड गेन कर लेगा, स्पीड गेन कर लेगा तो अब आगे की तरफ मतलब एक्सेलरेटेड होगा, स्पीड गेन कर लेगा, स्पीड गेन कर लेगा, फिर आगे मूव करेगा तो पीछे की तरफ स्प्रिंग का फोर्स लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे मूव करेगा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा तो पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगना स्टार्ट होगा। पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन दोनों लग रहे हैं। अब मिनिमम फोर्स इस तरीके से पूछा हुआ है एफ की वैल्यू कि भाई अगर ये चलते 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 एफ इसको आगे खींचना चाह रहा है और स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन इसको दोनों रोकना चाह रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा लगातार, ये तो खैर कांस्टेंट है लेकिन ये बढ़ता भी जाएगा। तो एक ऐसा इंस्टेंट जहां पर ये चलते 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 अगर फाइनली एक ऐसे एक्सटेंशन पर जहां पर स्प्रिंग फोर्स इस यहाँ के लिमिटिंग फोर्स के बराबर है, उस समय पर जाते जाते अगर ये ब्लॉक रुक भी जाता है तब भी अपना तो काम हो गया ना। उस समय यहाँ पर लिमिट जो स्प्रिंग फोर्सेस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया, इसको पुल कर लेगा, ये स्लाइड कर गया। हमें तो बस इसको एक बार के लिए स्लाइड करना है, ऐसा तो है नहीं कि इसको कंटिन्यूस के साथ मूव करवाते ही जाना है, इतनी स्पीड हो जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी नहीं, हमें बस इतना पूछा है कि हम कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये जस्ट एक बार स्लाइड कर जाए बस। समझ में आ गई क्या बात? तो हम जैसे जैसे एफ फोर्स की वजह से ये ब्लॉक आगे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो फिर पीछे की तरफ रिटार्ड कर सकता है इस ब्लॉक को, क्योंकि एफ कांस्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि एफ कितना भी बढ़ जाए ये ब्लॉक कितना ही आगे चले जाए, ऐसा कितना भी आगे जा नहीं सकता। स्प्रिंग फोर्स अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसको नेट फोर्स पीछे की तरफ करके इसको रिटार्ड भी कर सकते हैं। तो एफ लगाने के बाद में स्प्रिंग फोर्स बढ़ने पर रिटार्डेशन जब आएगी तो वो कम से कम अगर रुके भी तो वहां जाकर रुके जहां पर स्प्रिंग फोर्स अपने इस ब्लॉक के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर पहुंच जाए। अगर वहां पर रुक भी गया तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंच चुका है, ये स्टार्ट कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो उस पॉइंट पर जाकर के रुकेगा नहीं जहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लिमिटिंग इसके लिमिटिंग के बराबर होगा, वो उससे भी आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मिनिमम फोर्स में अगर ये यहाँ पर ला करके रोक रहा है तो उससे ज़्यादा फोर्स होने पर वो आगे भी जाएगा और ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा, तो इस पॉइंट को भी क्रॉस कर जाएगा जब स्प्रिंग फोर्स इसके लिमिटिंग के बराबर होगा, उस कंडीशन को भी क्रॉस कर जाएगा, स्प्रिंग फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन मिनिमम इतना तो हो कि ये ब्लॉक चलते चलते वहां तक पहुंच के रुक जाए, क्योंकि ये दोनों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना तो चले कम से कम इस एफ की वजह से कि यहाँ पर जाके अगर रुक भी जाए तो स्प्रिंग फोर्स इसके लिमिटिंग फोर्स के बराबर हो जाए, उससे आगे चाहे ना जाए, कम से कम इतना फोर्स तो होना चाहिए। तो बस वही कंडीशन लगानी है हमें कि भाई एफ की मिनिमम वैल्यू वो तो हो, एफ की वो मिनिमम वैल्यू तो हो कम से कम कि वो इतना चले कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जहाँ पर फाइनली स्पीड जा करके जीरो हो जा रही है इसकी, उस समय जो स्प्रिंग फोर्स है वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए बस। तो अगर उस समय पर स्प्रिंग फोर्स इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तो मैं मान लेता हूँ ये एक्सटेंशन भी इसका मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर जा करके रुक गया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन ये एक्स एम मैक्सिमम हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के एस इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट उसका एक्सटेंशन के एम, एक्स एम बोल दिया हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। के एस स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन नहीं है, हमने बस मान लिया उसको सोल्व करने के लिए। ये के एस इंटू एक्स एम ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एम टू जी, यहाँ का इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लगेगा नॉर्मल इस पर जो होगा वो एम टू जी के बराबर, और कोसेंट ऑफ फ्रिक्शन के है तो के एम टू जी इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया कि भाई जो एम वन ब्लॉक है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्मेट में, जो कि गिवन नहीं है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी लास्ट में या इसको एलिमिनेट करेंगे किसी भी तरीके से। तो एक्स एम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना हो सकता है, मतलब इतना ये जाएगा मिनिमम फोर्स के केस में। ठीक है, इतने डिस्प्लेसमेंट तक जाने के बाद में अगर ये ब्लॉक एम वन रेस्ट से चला था और फाइनली भी रेस्ट में ही पहुंच रहा है, एफ मिनिमम के केस में इनिशियल रेस्ट से चला था और फाइनली भी रेस्ट में आ गया है,
तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम जब मैं अप्लाई करूँगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, बीच में चला लेकिन रुक गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल जीरो है, तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज का मतलब क्या है, जीरो है। तो स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एफ, जो भी फोर्सेज लग रहे हैं सबका टोटल वर्क डन क्या है, जीरो है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जीरो है तो टोटल वर्क डन जीरो है। इसमें एम का वर्क डन होगा नहीं क्योंकि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, एम नीचे लग रहा है। नॉर्मल का भी नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल वर्टिकली ऊपर लगेगा, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। तो नॉर्मल और एम दोनों के वर्क डन नहीं होंगे। फ्रिक्शन का वर्क डन होगा, स्प्रिंग फोर्स का होगा, और जो तुमने अप्लाइड फोर्स लगाया कि एफ की मिनिमम वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है, जो एफ अप्लाइड कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया उसका वर्क डन होगा, वो टोटल वर्क डन जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। स्प्रिंग फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन देखो यूनिफॉर्म होगा, इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये चल रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सएम हमने ऊपर कैलकुलेट करा, तो फ्रिक्शन अपोजिट में है डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन उसका नेगेटिव होगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके बीच का एंगल 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री माइनस M1, इसको वर्क डन आ जाएगा 4 माइनस का फोर्स के M1 जी, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्सएम। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है वो माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर होता है। तो माइनस का हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट के एस इंटू एक्स फाइनल एक्स एम स्क्वायर माइनस इनिशियली नेचुरल लेंथ में थी जीरो का स्क्वायर। जो अप्लाइड फोर्स एफ है, इस एफ का वर्क डन जो बनेगा वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तो सिंपल फोर्स इंटू उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो एफ की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्सएम है, तो एफ इंटू एक्सएम उसका वर्क डन बन जाएगा। ये मिनिमम फोर्स एफ है, मिनिमम इंटू एक्सएम। और ये टोटल वर्क डन जीरो हो जाना चाहिए। एक्सएम सभी जगह से एक तो कॉमन आकर कट गया और एक जगह एक्सएम बचा, इस एक्सएम को हम यहाँ से उठा करके रख देंगे, के एम टू जी बाई के एस, के एम टू जी बाई के एस इसमें रख देंगे, इसको एफ मिनिमम को इधर रख देंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा एफ मिनिमम के एम वन जी प्लस 1/2 के एस इंटू एक्सएम, और एक्सएम की वैल्यू रख देंगे के एम टू जी बाई के एस से के एस कट गया, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हमें गिवन भी नहीं था, और हमारा जो मिनिमम फोर्स बचा है वो के एम वन जी प्लस के एम टू जी बाई टू, यानी कि के जी टाइम्स एम वन प्लस एम टू बाई टू, ये तुम्हारा मिनिमम फोर्स होगा। इतना मिनिमम फोर्स तुम्हें अप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि एम टू एक बार के लिए स्लाइड करे, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो फिर वो उसके साथ चल दौड़ भी पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और उसके अलावा कोई डाउट हो तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हो। उसका पुराना अपना टेलीग्राम ग्रुप इनएक्टिव हो गया था और डीएक्टिवेट कर दिया था टेलीग्राम ने, पता नहीं किसी भी इलीगल एक्टिविटी बता करके किसी बच्चे ने कुछ भेज दिया होगा जो मेरे नॉलेज में नहीं था, तो उस चक्कर में वो डिलीट हो गया। तो मैंने नया चैनल बनाया, उसके लिंक वगैरह मैं टेलीग्राम इस यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, और मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उसकी है, तो वहाँ से जा करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो भाई वहाँ पे आ करके तुम मुझसे अपने लाइव ऑडियो सेशन में अपने में तुम मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो वो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।